uh, we had started off with the chapter international trade, and already we have done all the modes of entry, and now we are moving towards the documentation, the procedure if you want to enter into this market. अब हमारा जो है नेक्स्ट ये है. तो अब तक जो है वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, then what are the ways through which normally people engage in this trade, that is export, import, then wholly subsidiary, joint ventures. Now we will be moving towards what are the important documentation. अब जो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं क्लास 11, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द अदर कैन बी ऑन like an identification, but in the procedure we need to go through the sequence, and the sequence has to be followed. You cannot, um, flip it out. आप उसको आगे पीछे नहीं कर पाओगे. अगर पहला है तो आपको पहला ही लिखना है. So this has to be you have, when you are learning, the procedure has to be learned stepwise, sequential. This you all have to always remember. तो हम लोगों ने जब पढ़ा था मतलब कि डिस्टिंग्विश करने में, तो हम लोगों ने पढ़ा था दैट द डोमेस्टिक ट्रेड व्हेन वी टॉक comparatively to an international operation, it is easy because whatever the documentations you require, जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, वो सब आपका विद इन द कंट्री होता है. बट जब आप बाहर से करते हो, तो उसके अंदर आपको जो है यू ऑल्सो नीड टू go for the documentation, which requires more money, more procedure. So the very first is export and import is not that straightforward as buying and selling in the domestic market. It involves goods across frontiers and use foreign exchange. So we need number of formalities. तो जो हमारा पहला है वो है एक्सपोर्ट प्रोसीजर. अब मान लो, अब आप लोगों को अपने दिमाग में व्हेन यू आर रीडिंग दिस और व्हेन यू आर लर्निंग दिस, यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप जो हो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, आपका जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस है. तो अब आप सोचो कि अगर आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है या फिर आप साथ मतलब कि करना चाहते हो, देन व्हाट विल बी द वन. दिमाग में रखो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट को रखो एंड थिंक. सबसे पहले you will be having the receipt of inquiry and sending the quotations. मीन्स आपको जो है आपको रिसीप्ट, आपको इंक्वायरी मिलेगी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है, दूसरी कंट्री वाले जो है वो आपसे सामान खरीदेंगे. दैट्स एक्सपोर्ट, राइट? तो नाउ व्हाट यू विल हैव, people would be inquiring. The prospective buyer of a product sends an inquiry to different exporters. आप होंगे, आपके साथ दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा. So you need to send a quotation. आपको एक कोट भेजना पड़ेगा जिसमें आपका जो सामान है वो क्या है, then what is the price, what will be the quality, what will be the terms and conditions. The exporters can be informed of such an inquiry even by the way of advertisement in the press put in by importer. मतलब उसने लिखा होगा कि आई वी नीड एक्सपोर्टर्स जो इन सामान को करते हैं. एंड व्हेन यू आप एक्सपोर्ट करोगे, तो व्हेन यू आर सेंडिंग अ रिप्लाई टू दैट, उसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस. काइंडली रिमेंबर उसको क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस. यानी कि अब आप ये सोचो कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आई एम एन एक्सपोर्टर एंड यू आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मी. अब आप जो हो यू विल बी सेंडिंग द कोटेशंस. आप जो हो लिखोगे, या आपको पता, आपने गूगल में सर्च मारा, आपको पता लगेगा कि मैं भी हूँ और भी है, मतलब जो भी आपके समझ लो कि गगन सर भी हैं, वो भी है, सब एक्सपोर्टर्स हैं.
तो अब आप हम लोगों को लेटर लिखोगे कि यू नीड दिस प्रोडक्ट, और आपके मतलब कि व्हाट इज द कोड, तो मैं आपको जो है आई एम गोइंग टू सेंड यू द रिप्लाई, जिसमें मैं लिखूंगी मेरा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है, मेरे प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है, दिस विल बी द प्राइस, दिस विल बी द टर्म। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफार्मा इनवॉइस। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, जिसमें मैं सेल करूंगी, द क्वालिटी, द ग्रेड, द साइज, वेट, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइप ऑफ पैकिंग एंड पेमेंट टर्म्स, एवरीथिंग विल बी गिवन। हम लोग अपने इंटरनल के अंदर हम उसको जो है वी कॉल इट एज कोट्स, कोटेशंस, हम लोग अपने उसमें बोलते हैं। नाउ अब आपको मेरा पसंद आ गया, नाउ यू हैव चूजन, मतलब देयर वर 10, यू हैव चूजन मी, राइट? In case the prospective buyer, that is the importing firm, finds the export price and other terms and conditions acceptable, it places an order for the goods to be dispatched. अब आपने मुझे सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, आपने मुझे सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, और इस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंडेंट। आप जो मुझे ऑर्डर प्लेस करोगे उसका नाम होता है इंडेंट। उसमें आप लिखोगे आपको कितने गुड्स चाहिए, आप प्राइस कितना देने वाले हो, व्हाट विल बी द डिलीवरी टर्म्स, मतलब आपको सब कुछ जो आपको चाहिए। थर्ड, अब आपने तो मुझे इंडेंट दे दिया है, लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे पेमेंट देने वाले हो? हाउ कैन आई कम टू नो दैट द फर्म विच इज देयर अक्रॉस द कंट्री वो मुझे पैसा देगा? देयर माइट बी रिस्क, सामान चला गया, पैसा नहीं मिला। कई बार क्या होता है, सामान का दे गिव द इंडेंट और व्हाट यू कॉल एज द डिमांड, और उसके बाद दे डोंट टेक अप, तो मेरा तो सामान सारा वेस्ट हो जाएगा। सो हाउ कैन आई एश्योर? The exporter makes necessary inquiry about the credit worthiness of the importer। अब मैं आपके बारे में पूछूंगी। I'll be taking the help of your bank। आपने जिस बैंक का नाम दिया है मैं उससे मतलब कि वो करूंगी, कंफर्म करूंगी। The purpose underlying the inquiry is to assess the risk of non-payment of the importer once the goods reach the import destination. To minimize such risk, most exporters demand a letter of credit। आपसे मैं एक लेटर ऑफ क्रेडिट मंगवाऊंगी, जिसमें आपका बैंक आपके लिए गारंटी देगा कि जो अमाउंट है वो हमें वापस करेगा। A letter of credit is a guarantee issued by the importer's bank that it will honor payment upon a certain amount of export bills to the export bank of exporter। ये आपके पेपर में एलओसी हम लोग बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट अडॉप्टेड टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। एलओसी होता है तो इवन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, इफ यू वांट टू नॉक द डोर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो भी आपके पास एलओसी होना जरूरी होता है। एलओसी का मतलब है कि द बैंक इज ऑल्सो इन्वॉल्व। नेक्स्ट, अब आपके पास मतलब मेरे पास आ गया है कि आप ऑथेंटिक हो, आप सही हो, आप राइट इंसान हो, ठीक है। अब मतलब मैं अश्योर हूं दैट माय गुड्स विल रीच द प्रॉपर प्लेस एंड आई विल गेट माय मनी। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे उन गुड्स को बाहर भेजने के लिए आई वुड नीड द लाइसेंस फ्रॉम माय कंट्री। Having become assured about payments, the exporting firm initiates the steps relating to compliance of export regulations. In India, it is subjected to custom law which demand that the export firm must have an export license before it proceeds with exports. Important requisite, आपको एक बैंक में जो आरबीआई से ऑथराइज्ड है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। यू शुड हैव, जैसे हम लोग अपने इंडिया के अंदर वी हैव यूनिक कोड नंबर होता हमारा यूएन, उसी तरीके से एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वी नीड आईईसी नंबर, दैट इज फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड से हमें चाहिए होता है। देन अब सामान आपका अलग अलग है,
गुड्स आपके अलग अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, क्लोथिंग के अंदर आपका खादी, गारमेंट्स आपके, तो आपको उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आपको जो है उनसे अपने आप को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट काउंसिल एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, इन दोनों में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन अब आपके पास आईईसी है, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोर्ट है। अब क्या करोगे? अब आप डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन में अपना सारा बैंक रिसीप्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आपके फोटोग्राफ्स, then details of the non-resident interest declaration, everything will be there. And then you are also getting yourselves to the various export import council, जैसे मैंने बताया engineering का export council अलग है, apparel, apparel मतलब कपड़े, apparel मतलब कपड़े, उनका export council आपका अलग है। तो आपको अपने से related you need to get yourself registered, मतलब देर आर नंबर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, तो आपको उनसे अपना करना पड़ेगा। देन क्योंकि वो उससे आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं। देन यू ऑल्सो नीड टू register yourselves with various other firms related to export and import। अब आपने जो है बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस करवा लिए, मतलब आपका लाइसेंस है, सर्टेन टाइम्स लाइसेंस आपके पास ऑलरेडी हो भी सकता है, इट इज नॉट दैट कि आपको लाइसेंस उसी समय लेना है। कई बार उसी समय हम तब लेते हैं व्हेन वी आर नॉट इन टच विद दैट पर्टिकुलर इंपोर्टर, लेकिन अभी हमें जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है तो हम करते हैं। नेक्स्ट इज वंस अ कंफर्म्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो एलओसी हमें मिल गया है, तो अब मैं अपने बैंकर के पास जाऊंगी सो दैट आई गेट सम एडवांस, और इस एडवांस को मैं बोलती हूं प्री शिपमेंट फाइनेंस। मतलब रॉ मटेरियल लेना, उसको प्रोसेस करके गुड्स बनाना, उसको पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, इन सब के लिए इफ आई रिक्वायर देन आई विल गो टू माय बैंकर एंड गेट दिस मनी इफ आई रिक्वायर, इट्स नॉट मस्ट। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस मुझे मिल गया है, तो नेक्स्ट इज आई विल गेट माय गुड्स रेडी। जैसे जैसे अगर मुझे कहीं से लेकर यहाँ पर भेजना है मैं वो करूंगी, एंड इफ आई हैव टू मैन्युफैक्चर इट इन माय ओन यूनिट तो मैं मैन्युफैक्चर करूंगी। उसके लिए देर आर इसके बीच का जो आपका जो है ना, देर आर सो मेनी यू नो फॉर्मेलिटीज ऑल्सो। कई बार क्या होता है, जो इम्पोर्टर होता है वो आकर जो है ही मे इवन चेक द स्पेसिफिकेशंस। देन अब the government of India has initiated many steps to ensure that only good quality products are exported from the country. So then if the importer is not coming, तो export quality control का जो टेस्ट है उसको पास करना पड़ता है मेरे गुड्स को। उसके लिए एक इंस्पेक्टर आता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी या किसी और एजेंसी से, एंड ही वुड कम रैंडमली, वो चेक करता है द गुड्स सो दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सो दैट ओनली द राइट प्रोडक्ट इज बीइंग एक्सपोर्टेड। बट ये पेपर का एक क्वेश्चन है, सच एन इंस्पेक्शन इज नॉट कंपल्सरी in case the goods are being exported by star trading houses, export houses, industrial units set up in special economic or export processing zone, and 100% export oriented units। मतलब क्या होता है, मतलब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एज आई सेड यू हैव टू काइंड, एक होता है आप जो हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्टिकुलरली कर रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, एक हो सकता है कि आपका है ही एक्सपोर्ट यूनिट, आपका काम ही एक्सपोर्ट का ही है, आप और कोई काम ही नहीं करते हो, आपकी जो फैक्ट्री है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो सेटल्ड है, आपका जो काम है वो
मतलब कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आपके नोएडा में बहुत सारे हैं, यानी कि आपका यहाँ से मतलब उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, आप इंटरनल ट्रेड के लिए उसको यूज नहीं करते हो। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अस सम बेनिफिट्स। अगर हमारा वो है, या वी आर ओनली एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, ट्रेडिंग का काम है उधर से लेकर आगे बेचना, उधर से लेकर आगे बेचना, तो इसमें तो हम हमारा तो कोई काम है ही नहीं। आई हैव बॉट इट फ्रॉम वन मोर कंपनी एंड आई एम सेलिंग इट आउट। तो अगर आपका काम ऐसा है, देन आपको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, नॉट इन एन एक्सपोर्ट यूनिट जोन, देन यू नीड द इंस्पेक्शन ऑल्सो। अब इंस्पेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज यू गेट द एक्साइज। अब आपको एक्साइज का जो क्लियरेंस है वो लेना है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट वन। As per the Central Excise Tariff Act, excise duty is payable on the materials used in manufacturing goods. So, the exporter therefore has to apply to the concerned, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहां जो एक्साइज कमीशन होगा, उनको हम जो हमें जो मतलब कि वो मिला है, इनवॉइस मिला है, जो डिमांड मिला है, वो उसके साथ आई विल बी मतलब कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा कर। If the excise commissioner is satisfied, he may issue the excise clearance. But in many cases, the government of India, government exempts payment of excise duty or later on refunds if the goods so manufactured are meant for exports only. अगर आपका EOU के अंदर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंदर है, तो देन आपका जो है हो सकता है आपको पैसा आपका एग्जाम भी हो जाए, या मे बी यू गेट द रिफंड। इट इज टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट मोर, या टू मेक योर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव। ये जो रिफंड मिलता है, ये जो रिफंड मिलता है, इट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक। इट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक। This scheme of duty drawback is presently administered by the Directorate of Drawback under Ministry of Finance, which is responsible for fixing the rates of drawback for different products. Drawback का मतलब है वापस देना। Drawback का यहाँ पर मीनिंग नहीं है that what is its drawback, मतलब what is the meaning of refund, आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। The work relating to sanction and payment of drawback is, however, looked after by the Commissioner of Customs or Central Excise in charge of concerned port. अगर आप लोग कभी पोर्ट या एयरपोर्ट वगैरह जाओगे तो वहां पर आपका कस्टम्स का अलग से काउंटर होता है, कमिश्नर ऑफ, अगर आप तो उधर जो है दे आर द वन हु विल बी क्लियरिंग ऑल दीज। तो कस्टम क्लियरेंस इज आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, ये अगर आप लोग कोई फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो ना, इस उसमें ये जरूर होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जैसे जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स जो हम यूज करते हैं, जेमस्टोन्स, वो जेमस्टोन्स होते हैं आपके दैट मे नॉट ओरिजिनेट इन आवर ओन कंट्री। वी मे हैव इम्पोर्टेड इट फ्रॉम अदर कंट्री एंड वी मे बी सेलिंग आउट। जैसे मेरा जेम्स का बिजनेस है, तो मेरा जो वो जो मैं जेम्स है वो मैं अलग अलग देशों से लाती हूँ। तो देन जो जेम स्टोन है उसका मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी चाहिए होगा। इफ इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन माय कंट्री एंड इफ इट इज मतलब कि मेड और इट इज ओरिजिनेटिंग इन सम अदर कंट्री, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी चाहिए होगा। जैसे आपका चाइनीज सिल्क, चाइना सिल्क हम बोलते हैं। सो इफ आई एम द एक्सपोर्टर ऑफ चाइना सिल्क, तो चाइना सिल्क का जो ओरिजिन है दैट इज इन चाइना, तो वहां का। Some importing countries provide tariff concessions on other exemptions to the goods coming from a particular country.
अगर मैं उस कंट्री से कर रही हूँ जिसको ये एग्जम्पशन मिल रहा है, मतलब मान लो कि मैं किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करवाती हूँ जहां जिस कंट्री को अंडर डेवलप माना जाता है, और उनको जो है दे आर गेटिंग सम सर्टेन एग्जाम्पशंस। फॉर अवेलिंग सच बेनिफिट्स द importer may ask the exporter to send a certificate of origin. Means it is the proof that the goods have actually been manufactured in the country from where the export is taking place. This certificate can be obtained from trade consulate located in exporter's country. तो अगर मेरी कंट्री का है तो मैं अपनी का दूंगी, अगर किसी और का है तो मुझे वो भी देना पड़ेगा। देन ये तो सारा था रिलेटेड टू द गुड्स। अब हमें अपनी जगह रिजर्व करनी है शिप के अंदर। अब शिप के अंदर जो वेसल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे जो कंपनीज हैं दे आर बुकिंग, तो हमें जो है बुकिंग करनी पड़ेगी और हमारा एक टाइम होगा, स्लॉट होगा। नाउ देयर माइट बी, मेरे को जो है अप्रैल में भेजना, लेकिन जो है शिप में स्पेस ही नहीं है, तो मुझे मई वाले में मिल रहा है। तो देन आई हैव टू अप्लाई टू द शिपिंग कंपनीज फॉर द प्रोविजन ऑफ शिपिंग स्पेस। मैं उसके अंदर अपना सामान, क्या मतलब कि मैं शिपमेंट जिस दिन करना चाहती हूँ और कहाँ ये पहुंचने वाला है, ये मतलब कि आई विल बी अप्लाइंग। वंस आई हैव अप्लाइड, अप्लाई करते ही वो कहेंगे उनके पास शिपिंग ऑर्डर आ गए हैं। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द captain of the ship that the specified goods after the custom clearance in the designated port be received on board. ये जो है वो कैप्टन को देंगे कि ये सामान हमारे शिप में चढ़ेगा, मतलब हमने बुकिंग कर दी है। तो अब कैप्टन के पास उसकी एक पर्ची होगी ना, जो मतलब कि जब वो चढ़ाएगा तो वो देखेगा कि यस दिस हैज टू बी, जैसे पैसेंजर्स के लिए टिकट होता है वैसे वो उसके लिए टिकट होता है। नेक्स्ट इज द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड, मार्क्ड विथ नेसेसरी डिटेल्स, जैसे इंपोर्टर का नाम, ग्रॉस वेट, नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। अब मैं अपने जहां पर ये गुड्स बने हैं वहां से पोर्ट तक उसको भेजूंगी। वंस दैट कैन बी थ्रू एनीथिंग, यहाँ पे रेलवे वैगन लिखा है। अगर मैं रेलवे से नहीं भेज रही हूँ, अगर मैं मतलब कि मैं गुजरात में ही रहती हूँ और मैं जो हूँ ट्रक से भेज रही हूँ तो ट्रक है। बट इफ आई एम सेंडिंग इट थ्रू द रेलवेज देन मुझे रेलवे भी रिसीव देता है। याद रखना बेटा, थ्रू द रेलवेज और थ्रू द रोडवेज हम अपना सामान उस पोर्ट में पहुंचा देते हैं। अब पोर्ट में पहुंचाने के बाद वी नीड टू गेट द इंश्योरेंस। हम लोगों ने जो थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था मैरीन इंश्योरेंस, वो हमारा यहाँ पर काम आता है, द मरीन इंश्योरेंस। नाउ आई विल गेट द इंश्योरेंस डन। इट कैन बी द कार्गो, अगर पूरा कार्गो है तो इट कैन बी ओनली फॉर दैट मतलब पर्टिकुलर वो। अब ये तो मेरा गुड्स के लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स था वो हो गया। अब मेरे को कस्टम क्लियरेंस मिलेगा, तो सबसे पहले आई विल बी मेकिंग अ शिपिंग बिल, यानी कि कस्टम ऑफिस जो है वो, जो मैंने शिपिंग ऑर्डर मेरे पास आया है उसकी जो कॉपी है वो मैं लगाऊंगी। उसके अंदर मैं सारा साथ में मैं लिखूंगी कि क्या है मेरा, मतलब मेरे को किस वेसल, वेसल का मतलब उस शिप का नेम, कौन से शिप में मेरा जाने वाला है, किस शिप मतलब किस पोर्ट से वो चढ़ेगा और किस पोर्ट पर वो उतरेगा, सब कुछ। There would be 5 copies of the shipping bill along with the following documents, जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे जाएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मुझे ऑर्डर मिला है वो, ए लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि उस इंपोर्टर का बैंक गारंटी, कमर्शियल इनवॉइस, यानी कि एक बार पक्का होने के बाद जो हमारा बिल बना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अगर इंस्पेक्शन हुआ है तो उसकी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ये सारे। देन मैं इसको पोर्ट ट्रस्ट में जाऊंगी। अब मैं पोर्ट में जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, दिस ऑल विल बी डन थ्रू वन ऑफ माय एजेंट। एंड हो सकता है कि मेरा एजेंट परमानेंटली मेरे कंपनी में ही काम करता हो, तो बोथ आर पॉसिबल, याद रखना बेटा।
बोथ आर पॉसिबल। बोथ आर पॉसिबल। तो अब पोर्ट में जाकर आई गेट द कार्टिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो कार्टिंग ऑर्डर है वो पोर्ट वाले इश्यू करते हैं कि गेट खोल दो, गेट खोल दो, अब ये सामान जो है पोर्ट में रखवाया जाएगा। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि आई मे नॉट डू ऑल द वर्क माई सेल्फ, तो मेरे लिए जो है C&F, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो एक सारे काम करता है। देर आर C&F मेनी, मतलब कि जो C&F है, अगर आप लोग गूगल करोगे तो यू विल फाइंड इन सम कंपनीज जो कि कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो लोग जो है इवन even they have their own C&F agent also, or else you can go for the what you call as even the मतलब कि अपना खुद भी कर सकते हो। अब ये सारा होने के बाद you will obtain mate receipt, you will obtain mate receipt means the goods are then loaded on board the ship, शिप पे चढ़ेगा और कैप्टन मुझे एक रिसीट देगा। दैट मीन्स कि भाई आपका सामान शिप में चढ़ चुका है, ये आपके शिप का नाम है, ये आपका बर्थ, मतलब जो जिस जगह पे आपका है, क्योंकि शिप के अंदर अलग अलग जो है वो बने होते हैं, खाने बने होते हैं, तो जो खाना है उसका नाम क्या, मार्क है, कहाँ जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग। और mate receipt comes in your paper also. Now I'll be paying the free 10 issuance of bill of lading. Lading का मतलब लोड करने का जो what you call as evidence. The C&F agent surrenders a mate receipt to the shipping company for computation of freight. ये तो पोर्ट में किया ना मैंने, तो पोर्ट में मेरे को जो है बिल मिल गया है कि आपका सामान चढ़ गया है। तो अब मुझे शिपिंग कंपनी जाना है और वहां पर, वैसे शिपिंग कंपनी जो है वहीं पोर्ट में ही उनके काउंटर्स बने होते हैं, वहां से मैं बिल ऑफ लेडिंग जो है उसको ले लूंगी। एंड इफ द बिल इज सॉरी इफ द गुड्स आर सेंट बाय एयर, तो हम उसको एयरवे बिल कहते हैं। अगर आप लोग सामान मंगवाते हो थ्रू व्हाट यू कॉल एज दिस DHL वगैरह के थे, तो उनका एयरवे बिल होता है। अब गुड्स हमारे चले गए, अब मुझे जो है आई हैव टू प्रॉपरली, मुझे जो है एक इनवॉइस यानी कि उसका एक और बिल बनाना पड़ेगा, और उस बिल को मैं कस्टम से मतलब कि वो कर लूंगी, ऑथराइज कर लूंगी। एंड देन द मतलब मैं इंपोर्टर को बताऊंगी कि सामान निकल चुका है, दिस इज द टाइटल ऑफ द गुड्स, आप यहाँ से कस्टम क्लियर कर सकते हो। द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड इन दिस कनेक्शन इंक्लूड इनवॉइस, यानी कि जो सामान था उसका पूरा, लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग यानी कि प्रूफ ऑफ लोडिंग, पैकिंग लिस्ट उसमें क्या क्या था, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड LOC। नाउ आई सेंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स थ्रू माई बैंक, एक्सपोर्टर अपने बैंक के थ्रू इंपोर्टर को भेजेगा, जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम बिल्स मतलब कि बैंक से पेमेंट ले रहे हैं, तो हमें जो है बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में देना पड़ता है। दैट्स एन ऑर्डर टू द इंपोर्टर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगेंस्ट दिस। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। साइट ड्राफ्ट, ये वाला पूरा जो अभी पढ़ रहे हैं, वंस अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट का मतलब होता है देखते ही, साइट, आई साइट बोलते हैं ना हम लोग। और सेकंड होता है यूजेंस ड्राफ्ट, मतलब in case of site draft the documents are handed over to the importer only against payment. The moment the importer agrees to sign the site draft, the relevant documents are delivered. क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं होंगे वो कस्टम से उन सामान को नहीं निकाल सकता है।
इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट ही विल बी गेटिंग द थिंग्स. In the case of usance draft, the documents are delivered to the importer against bill of exchange for making payment at the end of specified period, say 3 months. एक होता पैसा दिया और डॉक्यूमेंट्स लिया, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रेस पीरियड 3 महीने का. 3 महीने का साइट होता है, इस हाथ लो उस हाथ दो. एंड यूजेंस होता है एक पीरियड जिसके अंदर वो मतलब कि पैसा देकर सामान को उठा लेगा. ऑन रिसीविंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है तो जरूरी नहीं है. द इंपोर्टर रिलीजेस द पेमेंट इन केस ऑफ साइट ड्राफ्ट और यूजेंस ड्राफ्ट फॉर मेकिंग पेमेंट. The exporter's bank receives the payment through the importer's bank and it is credited to the exporter's account. जब पैसा आ जाता तो वो हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट होता. Certain times the exporter need not wait for payment till the release. जैसे यूजेंस में उसके पास 3 महीने का टाइम है तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं होती है. हो सकता है कि मैंने यहां से अपने बैंक में लेटर ऑफ इंडेमनिटी को साइन किया तो मेरा बैंक मुझे जो है इंपोर्टर से देने से पहले ही मेरे अकाउंट में डाल देगा. By signing the letter, the exporter undertakes to indemnify the bank in the event of non-receipt of payment from importer along with accrued interest. मतलब इसमें क्या होता है, लेकिन ये तभी होता बच्चा जब मेरा बिजनेस जो है मतलब कि कॉन्टिन्यूअस है, बैंक को मेरे ऊपर एश्योरेंस है. ऐसा नहीं कि खाली पीली बैंक ने बोला हाँ चलो भाई तुमको दे देंगे. मींस अगर मेरा यूजेंस है, यूजेंस का मतलब क्या होगा, विद इन द पीरियड, जो पीरियड है उसके अंदर मुझे मतलब कि पेमेंट मिलेगी फ्रॉम द इंपोर्टर. लेकिन मुझे पेमेंट चाहिए इमीडिएटली, तो मैं क्या करूंगी, तो जो मेरा बैंक है वो मुझे इमीडिएटली पेमेंट दे देगा, लेकिन मुझसे एक अंडरटेकिंग लेगा, लेटर ऑफ इंडेमनीफाई. यानी कि अगर मेरा इंपोर्टर पैसा नहीं देता तो मैं बैंक को पैसा वापस करूंगी अलोंग विद इंटरेस्ट. सो दिस इज हाउ बैंक हमें मतलब कि पेमेंट देता है, सर्टिफिकेट देता है. इट इज अ सर्टिफिकेट which says the necessary documents relating to the export consignment has been negotiated. यानी कि वो बैंक के पास है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो बैंक जो है वो मुझे पैसा दे. So this is a long procedure as you must have seen कि कितने सारे इसके अंदर थे. अगर आप लोगों ने देखा हो, there are 17 process, 17 steps एंड आपके पेपर के अंदर 6 स्टेप्स आते हैं. नॉर्मली पीछे के स्टेप्स आपके आते हैं. सो बी श्योर दैट यू आर लर्निंग द स्टेप्स प्रॉपरली. ये आपके जो हैं दीज आर द मेजर एक्सपोर्ट इनवॉइस. अगर आप देखो मेजर डॉक्यूमेंट्स, इसे अच्छे से लर्न करना. एक्सपोर्ट इनवॉइस का मतलब है बिल, जो सामान मैंने जो है भेजा है उसका बिल. यानी कि कौन सा सामान है, कहाँ से मतलब कि ओरिजिनेट हुआ है, कितनी वैल्यू है, कितने पैकेजेस हैं, उनमें क्या मार्किंग है, कहाँ से मैंने उसे चढ़ाया है, शिप का नाम क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है, सब कुछ. पैकिंग लिस्ट होता है द लिस्ट जिसके अंदर आपने सारी चीजें डाली है. सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन स्पेसिफाइज द कंट्री इन विच द गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. क्योंकि कई कंट्रीज के प्रोडक्शन पर दूसरी कंट्रीज जो है वो एग्जाम्पशंस देती हैं. सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन आपका होता है जो आपने मतलब कि गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है. इफ यू हैव मैन्युफैक्चर्ड इन योर ओन यूनिट तो इंस्पेक्टर जो है उसको इंस्पेक्ट करता. ये जो था बेटा जो हमने पहले पढ़ा था, दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए. ये जो सेकंड है वो है जब आप गुड्स को शिप में चढ़ाते हो. ये अलग अलग आपके पेपर में आता है. मेट रिसीट
यानी कि मेट का मतलब होता है शिप कंपनी कैप्टन को देती है। शिपिंग बिल, जिसके अंदर आपको कस्टम ऑफिस परमिशन देता है। बिल ऑफ लेडिंग, यानी कि आपका सामान शिप में चढ़ गया है। अगर आप शिप की जगह एयर से भेज रहे हो तो एयरवे बिल। एंड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो आपने इंश्योरेंस लिया है अपने सामान के लिए। एंड कार्ट टिकट मतलब आपका गेट पास, जब आप अंदर ले जाते हो वो, या बाहर लेकर आते हो वो। अब जब ये तो था हमारे, मतलब हमने 17 हमने वो पढ़े हैं ना, उसके ये अलग अलग, उसको अलग कर दिया है कि पहला प्रोसीजर, जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब आप सामान को चढ़ा रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड पैसों से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपके इंपोर्टर का गारंटी कि भाई इतने सामान तक की वो बैंक, उस उनका बैंक उनके लिए गारंटी दे रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मेरे और इंपोर्टर के बीच का एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जिसको बैंक जो है वो मतलब कि रियलाइज करवाता है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट का मतलब हो जाता है कि बैंक को वो सारा सामान, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जिसके अगेंस्ट वो लोग हमें पेमेंट को रिलीज करते हैं। सो दिस इज अ टीडियस, यानी कि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो 16 के 16 हैं इनको आपने बहुत अच्छे से करना। एंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू विद द नेक्स्ट वन बिकॉज इट विल गिव यू अ कंफ्यूजन। आपका पहला है all the export and import, मतलब what is the meaning of international trade, if we come to the brief one. Then what is the difference between international and external trade. Then the way through which you can enter into the international business. Then all the export procedures. इसके आगे आपका जाता है ऑल द इंपोर्ट प्रोसीजर आपका जाएगा। वैसे इंपोर्ट प्रोसीजर एक्सपोर्ट प्रोसीजर का कुछ कुछ उल्टा होता है। एंड देन व्हाट आर द, यू कैन से हु आर द मेन पीपल जो कि हेल्प करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। So this is the chapter what we call as international trade.